दोस्तों ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड या फिर हम उसको प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं और पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि इन दोनों में अंतर क्या है और किस में इन्वेस्ट करना फायदेमंद होता है, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईपीएफ वर्सेस पीपीएफ यानी ईपीएफ और पीपीएफ के बीच में क्या अंतर होता है और आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद होता है, जानेंगे डिटेल्स में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं ईपीएफ से। तो ईपीएफ जैसे कि मैंने बताया कि ईपीएफ का पूरा नाम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड या हम इसको रेगुलर लाइफ में प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं। तो देखिए ईपीएफ कहाँ पे होता है। तो ईपीएफ उन ऑर्गेनाइजेशंस में होता है जिन ऑर्गेनाइजेशंस में जो ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 से कवर्ड होता है। यानी कि जिन ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 से कवर्ड है उनमें उस ऑर्गेनाइजेशन में ईपीएफ होता है यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑटोमेटिकली होता है। उसके बाद देखिए जिन ऑर्गेनाइजेशन में 20 या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, समझ लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 20 या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो ये मैंडेटरी है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का एक पीपीएफ अकाउंट हो। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन में 20 या 20 उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मैंडेटरी है कि उसका एक पीएफ अकाउंट हो। ठीक है, उसको एक पीएफ अकाउंट होना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। दूसरी बात ये है कि जिन वर्कर्स का यानी कि जिन एम्प्लॉयज का मंथली सैलरी 15,000 रुपये से नीचे है, ठीक है ना, जिन एम्प्लॉयज का मंथली सैलरी 15,000 रुपये के नीचे है, 15,000 नीचे यानी कि 15,000 से कम है पर मंथ सैलरी, उनके लिए भी ये मैंडेटरी है कि उनके नाम का भी एक पीएफ अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में 20 या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मैंडेटरी है कि उसका एक पीएफ अकाउंट हो, और जिन लोगों का पर मंथ सैलरी 15,000 यानी 15,000 रुपये के नीचे है, 15,000 रुपये से कम है, उन लोगों के लिए भी ये मैंडेटरी है कि उनके नाम पे भी एक पीएफ अकाउंट हो। ठीक है, अब देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, समझ लीजिए उस ऑर्गेनाइजेशन में 20% या 30% ऐसा एम्प्लॉयज़ है जिन एम्प्लॉयज़ का जो मंथली सैलरी है वो 15,000 यानी 15,000 रुपये के नीचे है। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ वो 30% लोगों के नाम पे पीएफ अकाउंट नहीं खोलता है, वो पूरा का पूरा 100% एम्प्लॉयज़ के नाम पे हर एक एम्प्लॉय के नाम पे पीएफ अकाउंट खोल देता है। क्यों? क्योंकि इस पीएफ का यानी प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ही कमाल का बेनिफिट्स है। पीएफ से आपको एक रिटर्न जो मिलता है वो स्टेडी रिटर्न मिलता है, एकदम स्टेडी रिटर्न मिलता है। और जो जैसे मैंने बताया बेनिफिट्स के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, तो देखेंगे तब कि बेनिफिट्स क्या क्या मिलता है। लेकिन उससे पहले ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि पीएफ में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसमें जो रिटर्न मिलता है वो बहुत ही स्टेडी, बहुत ही कमाल का रिटर्न मिलता है। आज के मार्केट में जहाँ पे सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहाँ पे इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, पीएफ में वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के मार्केट में भी 8.5% पर एनम मिलता है, सालाना 8.5%, 8.5% का रिटर्न है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पीएफ का बेनिफिट्स क्या क्या है। तो दोस्तों बात करते हैं पीएफ के बेनिफिट्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहला बेनिफिट जो है वो बेनिफिट है कि डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग यानी कि एक डिसिप्लिन तरीके से हर महीना पीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट किया जाता है। यानी समझ लीजिए जब आपको सैलरी मिलता है तब आपको जो ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी से हर महीना पीएफ का जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। ठीक है ना, जब आप सैलरी स्लिप देखेंगे ना अपना, तो सैलरी स्लिप में आप देखेंगे कि आपका ग्रॉस सैलरी सपोज इतना है, सपोज 40,000 है, लेकिन उसी ग्रॉस सैलरी से आप देखेंगे कि जब आपको इन हैंड सैलरी मिल रहा है उस समय इन हैंड सैलरी आपको 30,000 रुपये मिल रहा है, तो वो बाकी जो 10,000 रुपीज़ कहाँ जा रहा है, बाकी 10,000 रुपीज़ कहीं होता है कि LIC का प्रीमियम वगैरह हो गया। उसी तरह से
एक पार्ट जाता है आपका पीएफ में, ठीक है ना, एक पार्ट जाता है पीएफ में। तो पीएफ में ऑटोमेटिकली जो जितना इन्वेस्टमेंट है, जो अमाउंट बताऊंगा कितना इन्वेस्ट होता है पीएफ में, वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट होके कट के आपके हाथ में नेट ऑफ सैलरी आता है। तो इससे क्या होता है, हर महीना एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट पीएफ अकाउंट में किया जाता है। हर महीना थोड़ा थोड़ा करके वो अमाउंट पीएफ के अकाउंट में इन्वेस्ट होता जाता है, और रिटायरमेंट के बाद आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा कॉर्पस मिलता है, जिससे कि आप लाइफ का एक बहुत बड़ा गोल हो सकता है, वो आपके बच्चों का एजुकेशन हो, घर हो, आप घर खरीदना। रिटायरमेंट के बाद बहुत से लोग होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपना घर बनाते हैं या फिर घर खरीदते हैं, या फिर बच्चों का हायर एजुकेशन, या फिर बच्चों का शादी। इन जैसे जो बड़े गोल होते हैं जहाँ पे पैसा ज़्यादा लगता है, इन गोल को अचीव करने के लिए तब आपका जो पीएफ से जो पैसा आपको मिलता है वो आपको बहुत 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 मदद करता है, ठीक है ना, एक सपोर्ट देता है, बहुत बढ़िया सपोर्ट देता है ये। तो ये हो गया डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट, पहला बेनिफिट। और दूसरा मैं आपको और एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा कि समझ लीजिए आप लोग अगर स्टॉक मार्केट का भी बात करें, हम स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो भी स्टॉक मार्केट में भी जो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो है आपका एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे हर महीना 1000, 2000, 3000 जितना आपका हो सके आप हर महीना इन्वेस्ट करते जाते हैं, और 10 साल, 15 साल, 20 साल तक अगर आप उसको कैरी आउट करते हैं तो आपको 15 साल, 20 साल बाद एक बहुत बड़ा कॉर्पस मिलता है। ठीक उसी तरह से पीएफ में भी हर महीना छोटा छोटा करके जो एक ऑटोमेटिकली एक प्रेस्क्राइब्ड एक परसेंटेज है, वो मैं बाद में बताऊंगा इस वीडियो में कि कितना परसेंटेज इन्वेस्ट होता है पीएफ अकाउंट में। तो उतना अमाउंट हर महीना इन्वेस्ट होता रहता है पीएफ अकाउंट में, और जैसे मैंने बताया रिटायरमेंट के बाद आपको एक बहुत बड़ा कॉर्पस मिलता है, जिससे कि आपको जिंदगी का जो बहुत बड़ा गोल होता है वो अचीव करने में ये मदद करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट है स्टेडी रिटर्न। देखिए आज के मार्केट में क्या होता है, एफडी जो है, हाँ, बहुत ही बुरा इन्वेस्टमेंट स्कीम है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। क्योंकि देखिए एफडी में कितना परसेंटेज मिलता है, एफडी में 4%, 4.5% मिलता है, ठीक है ना, 4.5% ही मिलता है एफडी में रिटर्न परसेंटेज। और इन्फ्लेशन कितना है इंडिया का इन्फ्लेशन अगर मैं 6% भी पकड़ लूँ तो क्या हो रहा है, नेगेटिव रिटर्न आ रहा है आपका। एफडी से आपको 4.5% मिल रहा है या फिर 4% मिल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन है 6% का, तो नेगेटिव 2% का तो लॉस ही हो गया। लेकिन इसी सिचुएशन में देखिए अगर आपको 8.5% मिल रहा है और ये स्टेडी रिटर्न है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक स्कीम है, ईपीएफ प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इससे पैसा जो है, पैसा तो एकदम 100% सेफ और सिक्योर रहेगा आपका। और जो रिटर्न यहाँ पे बोला जाएगा, ये रिटर्न परसेंटेज अभी है फिलहाल 8.5%। ये क्वार्टरली रिव्यू होता है, ठीक है ना, हर क्वार्टर इसको रिव्यू किया जाता है, लेकिन अभी जो रिटर्न परसेंटेज है फिलहाल वो 8.5% है। तो 8.5% रिटर्न है, और इन्फ्लेशन अगर मैं 6% भी पकड़ लूँ तो 2.5% का आपका जेन्युइन बेनिफिट है, ठीक है ना, जेन्युइन बेनिफिट है। और दूसरी बात यहाँ पे याद रखिएगा, तीसरा जो बेनिफिट है वो तीसरा बेनिफिट ये है कि पीएफ में जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे, पीएफ में जितना भी आप इन्वेस्ट होगा आपका, वो इन्वेस्टमेंट 80C में आपको छूट मिलेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख। क्योंकि 80C में आप सभी जानते हैं कि जो मैक्सिमम छूट मिलता है सभी को वो 1.5 लाख रुपए है। तो पीएफ में जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट आप 80C में छूट दिखा पाएंगे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख। ये तो हो गया एक टैक्स का डिडक्शन। दूसरी बात देख लीजिए, दूसरा जो पीएफ में जो फाइनली यानी रिटायरमेंट के बाद जब आप पैसा निकालेंगे, जो पैसा आपको प्रोविडेंट फंड से मिलेगा, पूरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पूरा मिला के जितना पैसा आपको मिलेगा, वो पूरा का पूरा जो रिडेम्पशन अमाउंट होगा, वो पूरा का पूरा रिडेम्पशन अमाउंट टैक्स फ्री होता है, यानी कि 1 पैसा टैक्स नहीं लगता है। तो पीएफ को जब रिटायरमेंट के बाद आपको पीएफ से जो रिडेम्पशन का जो पैसा मिलेगा वो बिल्कुल 100% टैक्स फ्री है, ठीक है। और 80C में, और पीएफ में जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो भी 80C में आपको छूट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डबल टैक्सेशन बेनिफिट आपको मिल रहा है। एक तो 80C में छूट भी मिल जा रहा है, और दूसरा फाइनल जो अमाउंट मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री हो रहा है।
तो देखिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे जो 8.5% का जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो नेट ऑफ टैक्स फ्री रिटर्न मिल रहा है, ठीक है ना। 8.5% का जो रिटर्न मिल रहा है वो टैक्स फ्री रिटर्न मिल रहा है, कोई एक नया पैसा टैक्स यहाँ पे नहीं लगता है। तो समझ गए आप। तो देखिए, तीन बड़ा बड़ा फायदा है यहाँ पे। एक तो है डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का, दूसरा देखिए जो रिटर्न है वो स्टेडी रिटर्न 8.5% का, और तीसरा डबल टैक्सेशन बेनिफिट, ठीक है ना, डबल टैक्सेशन बेनिफिट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कंट्रीब्यूशन अमाउंट कितना रहेगा। तो देखिए, कंट्रीब्यूशन जो है वो कंट्रीब्यूशन बेसिकली जो बेसिक फॉर्मूला है वो है 12% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी आपका जो बेसिक रहेगा, जितना बेसिक रहेगा उसका 12% आपके पीएफ के खाते में जमा होगा। अब यहाँ पे देखिए, कंट्रीब्यूशन दो तरफ से ही होता है, यानी कि जो एम्प्लॉय है वो खुद जमा करता है 12% बेसिक सैलरी का, और उतना ही अमाउंट यानी कि सेम अमाउंट एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय के खाते में जमा करता है 12% ऑफ बेसिक सैलरी करके, ठीक है। और ये जो एम्प्लॉयर जमा करता है ये अपने तरफ से जमा करता है, एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। एम्प्लॉय के सैलरी से सिर्फ एम्प्लॉय का पार्ट ही डिडक्ट होता है। एम्प्लॉयर का जो पार्ट है इक्वल, जैसे मैंने बताया कि एम्प्लॉयर भी इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करता है एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में, वो एम्प्लॉयर खुद से इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो समझ लीजिए, अब देखिए यहाँ पे 12% ऑफ बेसिक सैलरी, तो समझ लीजिए आपका बेसिक सैलरी है 15,000, ठीक है ना, 15,000 है आपका बेसिक सैलरी। तो इसका 12% कितना होता है, 1,800 रुपये, ठीक है, 1,800 रुपये। तो 1,800 रुपये आपके खाते से माइनस होके पीएफ के खाते में जाएगा, आपके सैलरी से डिडक्ट होके, और आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी अपने तरफ से 1,800 रुपये आपके खाते में पीएफ के खाते में जमा करेगा। तो टोटल आपके पीएफ के खाते में 3,600 रुपये हर महीना जमा होगा, और ये हर साल 8.5% पर एनम के हिसाब से ग्रो होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, ये जो मैंने बताया कि 12% ऑफ बेसिक सैलरी, ये तो 15,000 के लिए हो गया, ठीक है। अब जिनका सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है, समझ लीजिए आपका सैलरी है 20,000। अब यहाँ पे आपका एक ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन ये मिलेगा कि आप या तो मिनिमम अमाउंट ये 1,800 रुपये दे सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो 12% है ये कितना होता है, 20,000 रुपये का 12% कितना होता है, 2,400 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 2,400 रुपये, या फिर और जो मिनिमम अमाउंट ये है 15,000 का 12% 1,800, आप इनमें से किसी एक को जमा कर पाएंगे। या तो आप 2,400 रुपये हर महीना जमा कीजिए, या फिर 1,800 रुपये हर महीना जमा कीजिए, ठीक है। 15,000 के ऊपर का जिनका सैलरी है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, 15,000 के ऊपर का जिनका बेसिक है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि या तो 1,800 रुपये हर महीना दे सकेंगे, या फिर जो एक्चुअल है 12% एक्चुअल बेसिक का जो 12% होता है वो आप जमा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ये जो एक्चुअल होता है 12%, जैसे इस सिचुएशन में 20,000 का 12% 2,400 रुपये, एक्चुअल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो मिनिमम अमाउंट है यानी कि 1,800 रुपये हर महीना यही जमा करते हैं। एक्चुअल फिगर यानी कि 12% ऑफ एक्चुअल बेसिक जो आ रहा है वो जमा नहीं करते हैं, यानी कि 2,400 के जगह बहुत से लोग होंगे जो 1,800 रुपये जमा करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अगर 2,400 रुपये करेंगे तो 600 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि इन हैंड जो सैलरी है वो कम आता है, लेकिन 1,800 रुपये अगर जमा करेंगे तो इन हैंड सैलरी ज़्यादा आ रहा है। लेकिन मेरी राय ये है कि आप पहले से ही आपका जो पीएफ का जो डिडक्शन अमाउंट है उसको मिनिमम अमाउंट मत कीजिएगा, जो एक्चुअल में होता है 12% ऑफ द बेसिक वही डिडक्ट करने दीजिएगा, वही जमा करने दीजिएगा। क्योंकि देखिए, इन हैंड सैलरी कम हो या ज़्यादा, थोड़े कम होने से इन हैंड सैलरी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप ऑटोमेटिकली आपका लाइफ एडजस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप जो ये 600 रुपये का पर मंथ 600 रुपये का डिफरेंस हो रहा है ना, ये फ्यूचर में जाके यही डिफरेंस लाखों के डिफरेंस में बदल जाएगा। जब आप रिटायरमेंट करेंगे ना, तब आप अगर कैलकुलेट करेंगे, आप रिटायरमेंट करेंगे तकरीबन 25 साल 30 साल बाद, तब ये 600 का डिफरेंस लाखों का डिफरेंस में चेंज हो जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना बड़ा भूल किया है, कितना बड़ा नुकसान हो गया आपका, ठीक है। तो इसलिए मेरा राय यही है कि आप जो एक्चुअल 12% ऑफ एक्चुअल आपका जो बेसिक है जो होता है वही आप कीजिएगा। मिनिमम अमाउंट यानी कि 1,800 रुपये ये डिडक्ट मत कीजिएगा, जो एक्चुअल हो रहा है उसी को होने दीजिए, ठीक है, उसी को डिडक्ट होने दीजिए। अब यहाँ पे और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो 12% वाला ये जो फिगर है,
ये अभी प्राइवेट कंपनीज जितना भी हुआ है ये 12% को घटा के 10% कर दिया गया है। ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज में ये 10% है, अभी 12% से घटा के इसको 10% कर दिया गया है। दूसरा और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैंने बताया कि एम्प्लॉयर के तरफ से भी एक पैसा इक्विवेलेंट अमाउंट जाता है, लेकिन 12% का जो हिस्सा एम्प्लॉयर की तरफ से इन्वेस्ट होता है वो 12 में से 3.67% ईपीएफ में जाता है यानी कि प्रोविडेंट फंड में, और बाकी 8.33% ईपीएस में जाता है यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में। इसीलिए आपको रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन आपको मिलता है इसी के बदौलत आपको मिलता है। तो 12% में से 3.67% आपके पीएफ के खाते में जाएगा जैसे मैंने बताया, और बाकी 8.33% ईपीएस यानी कि पेंशन स्कीम में जाएगा, जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलेगा हर महीना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पीएफ से पैसा विड्रॉल का क्या सिस्टम है। तो देखिए एक ही सिस्टम है, मैं आपको मोटा मोटा करके बता देता हूं। तो देखिए एक ही सिस्टम है, वो क्या है कि 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस के बाद, 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं तो उस पैसे से आपने जो आपका जो पीएफ का जो पैसा रहेगा उससे 1 पैसा भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही आप उस टीडीएस का जो पैसा है आपका उसको ट्रांसफ़र करते हैं या फिर आप उसको विड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका टीडीएस जो है टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। आपके पीएफ का जो अमाउंट है उस अमाउंट से टीडीएस डिडक्ट होके बाकी नेट ऑफ अमाउंट आपको मिलेगा, अगर आप 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस पूरा होने से पहले ही आपका जो पीएफ अकाउंट है, पीएफ अमाउंट है, उसको विड्रॉ करते हैं। 5 साल बाद करते हैं, 5 साल बाद हो गया है, 5 साल कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप पीएफ का जो अमाउंट है उसको विड्रॉ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टीडीएस वगैरह नहीं डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक बात है कि हिंदुस्तान में कितने लोग काम करते हैं यानी कि नौकरी करते हैं। 5% हो तो टोटल पॉपुलेशन का 5% मैक्सिमम, या फिर अगर काम करते भी हैं तो उस जगह पे काम नहीं करते हैं जहाँ पे 20 या उससे ज़्यादा का लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है छोटा मोटा काम है, छोटा मोटा नौकरी है जहाँ पे 10 लोग 15 लोग काम कर रहे हैं, 20 या उससे ज़्यादा लोग नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं, खुद का बिजनेस है, उन लोगों के लिए क्या होगा? उन लोगों के लिए तो ईपीएफ नहीं चलेगा ना, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो वो लोग तो एम्प्लॉय नहीं है जहाँ पे, या फिर एम्प्लॉय होंगे भी तो पीएफ से कवर्ड नहीं है। तो उन लोगों के लिए क्या होगा? उन लोगों के लिए सरकार ने पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड लॉन्च किया। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ एक चीज जाहिर होता है कि जहाँ पे ईपीएफ में क्या हो रहा था, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहीं पे ईपीएफ प्रोविडेंट फंड एक्ट से वो कवर्ड अप हो रहा था, इसीलिए ईपीएफ में आपका खाते में, ईपीएफ के खाते में आपका नाम हो रहा था। तो ईपीएफ खाते में नाम हो, इसलिए इसका मतलब क्या हो रहा था, वहाँ पे एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था। और क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था इसीलिए जितना अमाउंट आप अपने पीएफ खाते में इन्वेस्ट कर रहे थे उतना ही अमाउंट, इक्वल अमाउंट आपका जो एम्प्लॉयर था वो भी आपके खाते में इन्वेस्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही होगा, एक ही तरफ से होगा, वो आपकी तरफ से होगा। आप खुद यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। एम्प्लॉयर का कोई गेम तो नहीं है, यहाँ पे खेल नहीं है, तो एम्प्लॉयर तो है ही नहीं, इसलिए आप खुद जितना इन्वेस्ट करेंगे हर महीना वही आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि ये सार्वजनिक है, सबके लिए है, वहाँ पर तो सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था, इसीलिए जिनके जो लोग उन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं जहाँ पे पीएफ से कवर्ड अप है उनके लिए साथ सिर्फ, तो ये क्योंकि बाकी सब लोगों के लिए है, यानी कि सार्वजनिक है पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसीलिए इसका जो रिटर्न परसेंटेज है वो पीएफ से थोड़ा कम है। वो वहाँ पे 8.5% मिल रहा था, यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 7.1%। ठीक है, तो वहाँ पे 8.5% मिल रहा था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको मिलेगा 7.1%। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये जो रिटर्न परसेंटेज आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा 7.1%। वो भी काफ़ी हद तक अच्छा है, क्योंकि अभी मार्केट में जो रेट चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए 7.1% भी बहुत अच्छा रेट है। तो बाकी जो चीज़ है, बाकी जो फीचर्स है, चलिए एक बार हम नज़र डाल लेते हैं उस पर। तो सबसे पहला फीचर यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो पीपीएफ है, पीपीएफ अकाउंट में जो पैसा रहेगा उसका एक लॉकिंग पीरियड होगा, वो 15 साल का लॉकिंग पीरियड होगा। 15 साल से पहले आप इसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, और हर 15 साल बाद, ठीक है ना, हर 15 साल बाद आप इसको
एक्सटेंड कर पाएंगे 5 साल के लिए, ठीक है ना। 15 साल बाद आप इसको एक्सटेंड कर पाएंगे, 5 साल के लिए आप एक्सटेंड भी कर पाएंगे। और यहाँ पे कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? सबको इन्वेस्ट कर सकता है, एनआरआई को छोड़ के हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 500 रुपये और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1.5 लाख का है। और यहाँ पर भी याद रखिएगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे पीपीएफ में भी आपको 80C में टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा, टैक्स का छूट मिल जाएगा, वो भी मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही। जैसे कि आपका पीएफ में था तो 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख छूट मिलता है, यहाँ पर भी आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा, मैक्सिमम 1.5 लाख। और जो फाइनल जो पैसा आता है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो फाइनल जो पैसा मिलता है आपको वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, ठीक है ना। वो भी देखिए, जो फाइनल पैसा मिलता है आपको वो एग्जम्प्टेड है, जो इंटरेस्ट मिलता है पीपीएफ से वो भी एग्जम्प्टेड है, और जो कंट्रीब्यूशन आप करते हैं वो आपको डिडक्शन मिल जाता है 80C में, मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख। पूरा का पूरा जैसा ईपीएफ में था, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में था, वैसा ही पीपीएफ में भी है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए, उसके बाद और कुछ बेनिफिट्स हम देख लेते हैं। दूसरा बेनिफिट देखिए, तीसरा बेनिफिट ये है कि आपको पीपीएफ का जो पैसा है, पीपीएफ का जो अकाउंट रहेगा उससे लोन मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए, लोन का एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। आप बस इतना याद रखिए कि लोन आपको मिलना चालू होगा बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर से टिल द एंड ऑफ 6th ईयर तक। मतलब आपने पीएफ में अकाउंट खोला तो बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर यानी कि पहला साल गया, दूसरा साल गया, तीसरा साल के शुरुआत से और 6th ईयर यानी कि 6ठे साल के एंड तक आपको लोन मिलता रहेगा, ठीक है ना। लोन मिल जाएगा। और ये जो लोन है ये आपको कितना मिलेगा? मैक्सिमम 25%, जितना बैलेंस रहेगा, बैलेंस आपके पीपीएफ अकाउंट में उसका 25% मिलेगा। देखिए, पीपीएफ के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन में भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। उसमें आप क्लियरली देख पाएंगे कि ये जो लोन का जो सिस्टम है, लोन कैसे मिलता है, लोन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। और यहाँ पे बस और 2 चीज मैं बोल देना चाहता हूँ, ये जो लोन है आपको 36 महीने में यानी कि 3 साल में चुका देना पड़ेगा। और जो लोन का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 2% प्लस पीपीएफ इंटरेस्ट रेट, यानी कि पीपीएफ का जितना इंटरेस्ट रेट चलेगा, समझ लीजिए अभी पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट जैसे 7.1% चल रहा है, तो अभी अगर कोई पीपीएफ से लोन लेता है तो लोन चुकाने का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा ये 7.5% प्लस 2% यानी कि 9.1%। तो वैसे करके जिस टाइम पे आप लोन लेंगे या फिर एक आदमी लोन ले रहा है उस टाइम पे पीपीएफ का जितना इंटरेस्ट रेट रहेगा, जितना इंटरेस्ट रेट पीपीएफ आपको दे रहा है लोन चुकाने के टाइम, उससे 2% ज्यादा आपसे लेगा वो, ठीक है। क्लियर है। टैक्स बेनिफिट तो आपको पता चल गया होगा और लोन भी आपको पता चल गया होगा। तो थोड़ा आगे चलते हैं। विड्रॉल का सिस्टम जो है, विड्रॉल लास्ट में है आपका विड्रॉल सिस्टम। तो विड्रॉल सिस्टम में भी मैं आपको बता देता हूं कि विड्रॉल का जो सिस्टम है वो पार्शियल विड्रॉल आप कर पाएंगे 7th ईयर फाइनेंशियल ईयर्स ऑनवर्ड, ठीक है ना। और कितना विड्रॉ कर पाएंगे? 50% ऑफ द टोटल बैलेंस आप विड्रॉ कर पाएंगे। मैं फिर से आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ, ये जो विड्रॉल का जो सिस्टम है और जो लोन का जो सिस्टम है, ये अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं जो पीपीएफ वाला वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा, आप लोग देख लेना। वहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे पीपीएफ से आप पैसा विड्रॉ कर पाएंगे, सिस्टम क्या है, कैलकुलेशन क्या होता है और लोन कैसे ले पाएंगे। लोन का भी कैलकुलेशन मैंने वहां पे डिटेल में करके दिखाया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था ईपीएफ और पीपीएफ के बीच का एक कंपैरिजन, जहां पे हमने जाना ईपीएफ और पीपीएफ का जो अंतर क्या है, दोनों में इंटरेस्ट किस में ज़्यादा मिलता है और दोनों का कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, अगर मेरा पर्सनल राय आप लेंगे तो आप अगर यंग इन्वेस्टर है, यानी कि अगर आप अभी आपको नौकरी मिला है, 22 साल 23 साल उम्र है आपका, तो आप ईपीएफ और पीपीएफ में ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए। 500 या 1000 रुपये हर महीना ही करना, उससे ज़्यादा मत करना। आप जितना हो सके उतना ज़्यादा एसआईपी करना, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट का आप फ़ायदा ज़रूर उठाना, क्योंकि आप यंग हैं, आपके पास बहुत सारा टाइम है। तो आप जितना हो सके उतना एसआईपी का जो अमाउंट रहेगा वो आप इंक्रीज करते रहना, उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका उम्र अभी 50-55 हो गया है और अगर आप एक स्टेडी रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट स्कीम आप चाहते हैं तो उसके लिए पीपीएफ या फिर पीएफ का जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दोनों में, एक में 8.5 एक में 7.1% का रिटर्न परसेंटेज मिलता है।
तो डिपेंडिंग अपॉन योर एज, आपके उम्र के ऊपर डिपेंड करके आप ये डिसाइड ज़रूर कीजिए कि आप किस में जाना चाहेंगे। लेकिन मेरा पर्सनल राय ये है कि अगर आप यंग इन्वेस्टर है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट का ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहाँ पे उसका ही आप फ़ायदा लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।